इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे होंगे। सामने स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा सारे लोग। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करें, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, लक्ष्य की ओर पहुँचें, जल्दी से जल्दी अपनी पोस्ट को प्राप्त करें। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? बिल्कुल सही जवाब। सब सारे लोगों ने जिसने 1784 आंसर दिया है उसका सही जवाब है भैया। 1773 नहीं है गुरुजी, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है, 1784 क्वेश्चन आंसर पहले का। ध्यान रखना, जब भी आंसर दो तो पहला दूसरा डालते चले जाओ, जिससे पता चल जाए। ठीक है, पहले का आंसर है आपका 1784। हमने आपको बताया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद से स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा 1793 बेटा, 1793 इसका आंसर है बेटा, 1793। ठीक है, मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? आंसर है 1793। इसका आंसर जिसने भी दिया है गलत दिया है, दूसरे का 1793 है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर तुम गलत दे रहे हो उस क्वेश्चन को प्लीज लिख लिया करो, जिससे कि आने वाले समय में उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत ना दो। ठीक है, अगला है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तीसरे का क्वेश्चन आंसर है 1833। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? आंसर है 1833। 1813 नहीं है, आंसर गलत क्यों दे रही हैं? 1833 है, 1833। जिसने आंसर सही दिया है देख लीजिए, जिसने आंसर गलत दिया है वो अपना सही कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है बिल हेस्टिंग्स नहीं थे। क्वेश्चन हेस्टिंग्स का नहीं है, हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दिमाग से एकाग्रता के साथ आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर है विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बेटा जी, मैंने ये पूछा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इस शब्द पर फोकस कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस शब्द पर फोकस कीजिए, भारत के। मैंने ये नहीं पूछा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप वारेन हेस्टिंग्स लिख रहे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया था? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया था? 1833 के। मैंने आपको बताया था कि 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया, लेकिन वो सदस्य कैसा था? अस्थायी था, उसे क्या नहीं था? वोट डालने का अधिकार उसके पास नहीं था। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस भारत में घूमने और व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी?
आंसर है इसका भी आंसर 1833 है। 1833 क्यों? क्योंकि देखिए 1833 के अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो 33 में समाप्त कर दिया गया और 33 में ही ये कहा गया था कि अंग्रेज कोई भी ब्रिटिश नागरिक हो वो भारत में घूम भी सकता है बिना उस लाइसेंस के और भारत में व्यापार भी कर सकता है। ठीक है, 1600। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। 7 में का आंसर तुम लोगों ने फिर गलत दे रहे हो। क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, दास प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित कर दिया गया? बेवकूफ, जो आंसर गलत 1833 दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन में लिखा है दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कब कर दिया गया। हमने ये नहीं बोला है कि दास प्रथा को किस अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बिना वजह के आंसर लिख देना है। मैंने बताया था कि 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। फिर 1833 क्यों आ रहा है आंसर में? ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है लॉर्ड मैकाले। बताया था मैंने आपको, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। इसका आंसर है 1843। 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। किसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया? ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। चलिए फिलहाल में हम आगे अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक, कल का जो टॉपिक था, किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये टॉपिक आपका छूट गया था, ये रह गया था, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो अधिनियम है आपका 1858 का भारत शासित अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? अधिनियम है बेटा जी 1858 का भारत शासित अधिनियम। अब ये 58 का अधिनियम क्या है ये देखिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। जो कोई अपने अपने नोट्स बना रहे हैं वो सारे लोग हेडिंग डालो जल्दी से। 1858 का भारत शासित अधिनियम। ठीक है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जब किसी क्षेत्र विशेष, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब क्षेत्रीय विधान परिषद की जब स्थापना की गई तो वहां के सदस्यों को उस विधान परिषद में नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया, मनोनीत करने का भी प्रावधान किया गया। इसे ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब क्षेत्र विशेष के लोगों का किसी भी संस्था में प्रतिनिधित्व करना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर यहां तक? नहीं, 1853 का कंप्लीट हो गया था बेटा। मैंने आपको बताया था कि ये अंतिम चार्टर है, एक कंपनी का अंतिम चार्टर था 1853 का, मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब 1858 के अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो चीज़ कंप्लीट हो गई है उस चीज़ को न पढ़ते हुए समय बहुत हो रहा है, क्योंकि पूरा 1 हफ्ता होने वाला है बेटा क्लास को, और अभी आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप लोग की जो मना स्थिति है, काफी समय से स्टडी नहीं चल रही है, वो स्टडी आपकी चलने लगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसका कारण मैंने हमेशा बताया है कि कोई ना कोई कारण होगा तभी आपका कोई काम होता है, अन्यथा नहीं होता। साइकोलॉजी की भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में या किसी और विषय की भाषा में कहे कि बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। कारण हो, हिंदी की भाषा में कहें कि कारण बिना कारण के कार्य संभव नहीं है, नहीं है ना, बिना कारण के कार्य। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसमें कारण क्या था? 1858 है, इसका मतलब भारत में एक विप्लव हो चुका था। उस विप्लव का नाम था, उस महाविद्रोह का नाम था 1857 का विद्रोह। क्लियर यहां तक? उस विप्लव का नाम क्या था? 1857 का विद्रोह है। क्यों?
क्योंकि 1813 में आई शिक्षा नीति के तहत भारतीयों के अंदर जागृति आई थी। भारतीय अपने देश के स्वाभिमान के लिए, भारतीय अपने देश की एकता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए एक संगठित होने का प्रयत्न कर रहे थे, और जिसका कारण 1857 की क्रांति था। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगने लगा कि नहीं, अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है कि हम कुछ भी देते रहें और भारतीय कुछ भी मानते रहें। यदि हमने भारतीयों के लिए कुछ अच्छे प्रावधान नहीं किए, यदि हमने भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत किया, तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और वही समय आया जिसमें 1857 की क्रांति हुई। ठीक है ना, क्लियर हो गए। तो पहला पॉइंट ये था कि 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश क्राउन जो है या ब्रिटिश संसद जो है वो भारतीयों को समझ चुकी थी, भारतीयों को जान चुकी थी। वो समझने लगी थी कि इनके अंदर चेतना आ चुकी है। अगर कंपनी पर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर कंपनी भारत में प्रशासनिक व विधि निर्माण प्रणाली को नहीं ढंग से लागू किया गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात की समस्या हमें हो। इसलिए 1858 का एक्ट लाया गया। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, बताते जाइएगा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना कार्य करने में सफल नहीं रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल असफल रहा। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम कैसे असफल रहा? 1833 के अधिनियम के तहत राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार को दो पार्टों में डिवाइडेड कर दिया गया था ना। तो डिवाइडेड, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब स्थापना हुई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था राजनीतिक एकाधिकार को देखना, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य था व्यापारिक एकाधिकार को देखना। लेकिन कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो राजनीतिक एकाधिकार को सुचारू रूप से नहीं देख पाया, और ना ही राजनीतिक क्षेत्रों में कंपनी के इंटरफियर को रोक पाया। यही कारण था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसा सिद्ध हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अब और क्या होना चाहिए? जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल असफल सिद्ध हुआ तो उस समय ब्रिटिश पीएम, मतलब 1858 में ब्रिटिश पीएम थे पाम स्टर्न की नीतियां जो थी वो कंपनी के फेवर में नहीं थी। पाम स्टर्न कभी नहीं चाहते थे कि कंपनी भारत में पूर्णता आधिपत्य स्थापित करके रहे, पूर्णता अपने नियंत्रण में रखे, इसलिए वो कंपनी के शासन को समाप्त कर देना चाहते थे। और पाम स्टर्न की इस नीति के तहत ही 1858 का भारत शासित अधिनियम लाया गया। यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि क्या कारण था। कारण क्या था कि 1858 का भारत शासित अधिनियम आया। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो अब इसमें प्रावधान देख लेते हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए तो समझ लीजिए। इसमें पहला है भारत का शासन। जब कंपनी को समाप्त करने की बात आई तो भारत का शासन डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा? सम्राट के हाथों में पहुंच जाएगा। तो पहला प्रावधान, भारत का शासन सम्राट के हाथों में चला गया। पहला पॉइंट क्लियर? मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब समाप्त हो गए तो भारत का शासन किसके हाथों में चला जाएगा? भारत का शासन सीधे सम्राट के हाथों में चला जाएगा। और जब सीधे सम्राट के हाथों में चला गया तो ब्रिटेन का सम्राट थोड़ी ना यहाँ पर भारत में रहकर काम करने के लिए आ रहा है। जब ब्रिटेन का सम्राट नहीं आएगा तो कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि भेजेगा ना। तो ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया। भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया। अब भारत सचिव नामक पद बना तो भारत सचिव को क्या क्या अधिकार दिए गए? तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दोनों के कार्य किसको सौंप दिए गए? भारत सचिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब ये पॉइंट बेटा जी 1857 की क्रांति में मुझे मत ले जाइए, क्योंकि मैं मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा रही हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा रही हूं, मैं केवल और केवल आपको संविधान पढ़ा रही हूं। किसने क्या क्या किया है ये आप मॉडर्न इंडिया जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वो सारी चीज़, अगर मैं मॉडर्न इंडिया में घुस जाऊंगी तो आप फिर ये क्लास का समय ओवर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को आज 2-3 एक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया था, पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य करने में असफल हो गए थे। अब इन दोनों के जो जो कार्य थे वो किसे सौंप दिए गए? भारत सचिव को सौंप दिए गए। अब भारत सचिव अकेला तो कर नहीं सकता, कर सकता है क्या? भारत सचिव अकेला क्या इस कार्य को कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए भारत सचिव के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, जिसे भारत परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? भारत परिषद कहा गया। इसमें सदस्य संख्या दिखाई दे रहा है नीचे या नहीं? भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जिसकी सदस्य संख्या बेटा जी कितनी थी? 15 थी। अब ये 15 सदस्य आते कहां से थे ये समझिए। ये 15 सदस्य जो हैं वो आपके 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते। 8 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। और 7 सदस्य जो किसके द्वारा किए जाएंगे? एक कंपनी के निदेशक बोर्ड के निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये था आपका मुख्य प्रावधान जो 1858 के भारत शासित अधिनियम के तहत किए गए। क्लियर? यहां पर अन्य प्रावधानों में क्या क्या पॉइंट होंगे? अन्य प्रावधान देख लीजिए आप। अन्य प्रावधान में बेटा पहला पॉइंट ये है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा बेटा जी? वायसराय, ठीक है। अब आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट चल रहा होगा? गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या है? यही पॉइंट चल रहा है ना कि गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब समझिए कि क्या अंतर है। जब कोई गवर्नर जनरल वायसराय में क्या अंतर है, तो जब गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक ही व्यक्ति था, कोई ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल अलग था वायसराय अलग था या उसे हटाकर ये कर दिया गया था, नहीं, एक ही व्यक्ति था। एक व्यक्ति के 2 वर्ग थे। गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों, जब कोई व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तो वो क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल, ठीक है। और जब वही व्यक्ति देसी राजाओं के साथ सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात करता था तो वो क्या कहलाता था? वायसराय कहलाता था। समझ में आया? जब एक व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों पर शासन स्थापित करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था। जब वही व्यक्ति देसी राजाओं के साथ सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात करता, सम्राट कौन? ब्रिटेन का सम्राट,
ब्रिटेन के साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो मुलाकात करता था तो वायसराय कहलाता था। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए कि डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है और डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है और कलेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब डीएम राजस्व की वसूली करता है तो वो कलेक्टर कहलाता है, और जब वही डीएम जिला का प्रशासन को देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो उसी प्रकार से कि जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों पर शासन करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था। जब वही गवर्नर जनरल देशी राजाओं के साथ सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात करता था तो वो वायसराय कहलाता था। क्लियर हुआ? गवर्नर जनरल और वायसराय। निदेशक मंडल को समाप्त नहीं किया गया था, निदेशक मंडल के कार्यों को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य समाप्त हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब भारत में कोई कार्य नहीं देखेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में समाप्त हो गया था नहीं। निदेशक मंडल के भारतीय कार्यों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन निदेशक मंडल समाप्त हो गया था नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। और कौन सा प्रावधान था इसमें? और था कि 1 नवंबर 1858 को एक प्रावधान और था, यहां पर इसे हटा दें। वायसराय क्या था अभी आपको समझाया है। वायसराय देखिए, समझ लीजिए, सारी चीजें हम फिर से अच्छी तरीका से बार बार समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। जब वही व्यक्ति देशी राजाओं के साथ सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात करता था तो वही व्यक्ति वायसराय बन जाता था। डीएम और कलेक्टर में अंतर क्या है? डीएम और कलेक्टर में कोई अंतर नहीं है। जब डीएम राजस्व की वसूली करता है तो वो कलेक्टर कहलाता है, और जब वही डीएम जिला का प्रशासन देखता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। कोई अंतर है? नहीं है ना। तो बस जब एक व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता है तो गवर्नर जनरल कहलाता है। जब किसी राजा से मीटिंग करता है ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में तो वो वायसराय कहलाता है। अंतर क्या है? कुछ नहीं। समझिए, सारी चीजें समझा दी हैं। एक पॉइंट और है, वो और देख लीजिए यहां पर। लास्ट पॉइंट यहां पर ये है कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया के द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का प्रावधान किया गया। महत्वपूर्ण नीतियों का प्रावधान किया गया। इन्हीं नीतियों को भारतीय शिक्षक वर्ग ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। लास्ट पॉइंट ये था आपका, भारतीयों के अधिकारों का क्या कहा है? मैग्ना कार्टा कहा है। क्लियर हुआ यहां तक? अब आप ये कहेंगे मैम ये क्या है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने 1 नवंबर को एक घोषणा की, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उसमें भारतीयों के लिए कुछ नीतियां थी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ नीतियां थी, प्रशासन में भागीदारी करने के लिए कुछ पॉइंट थे। तो भारतीयों को लगा कि नहीं, ये अब हमें कुछ मिल रहा है। तो जब हमें कुछ मिल रहा है तो उसके तहत शिक्षित भारतीयों ने कहा कि ये हमारे लिए हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। अर्थात महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो नीतियां या जो सुझाव हमें दिए गए या जो अधिकार हमें दिए गए वो हमारे लिए कैसे हैं? मैग्ना कार्टा। अब आप कहोगे मैडम मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र।
ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? महाअधिकार पत्र। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? जो भी पॉइंट, इतने सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट कर देना। इसकी जो आंसर है वो हम आपको कल देंगे। ठीक है, अगला है आपका 1861 का भारत शासित अधिनियम। 1861 का भारत शासित अधिनियम। क्लियर? 1861 का भारत शासित अधिनियम। अब फिर वही, क्या कारण था कि यह अधिनियम लाया गया? क्या कारण था कि यह अधिनियम लाया गया? तो कारण यह था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, डायरेक्ट संसद के द्वारा भारत के शासन को शासित किया जाने लगा। ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के शासन को क्या किया जाने लगा बेटा जी? शासित किया जाने लगा। जब भारत के शासन को शासित किया जाने लगा तो भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संवैधानिक विकास का प्रावधान किया गया। मतलब अब ब्रिटेन में जो संविधान, रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो डायरेक्ट कहां पर फॉलो किए जाएंगे? भारत में फॉलो किए जाएंगे। इस कारण से 1861 का अधिनियम लाया गया। ठीक है, भारत में फॉलो किए जाएंगे कहां के नियम? कहां के नियम फॉलो किए जाएंगे? तो ब्रिटेन में बनाए गए नियम भारत में फॉलो किए जाएंगे। इसलिए यह भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संविधान, ब्रिटिश संविधान के लागू करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो कारण क्या था? भारत में संवैधानिक विकास लागू करने के लिए यह नियम बनाया गया। नियम नहीं, अधिनियम बनाया गया। क्लियर यहां तक? भारत में संवैधानिक विकास लागू करने के लिए यह नियम बनाया गया। बिल्कुल, अगर आप खुद से राइटिंग करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, खुद से राइटिंग नहीं करोगे तो आपको कैसे याद होगा? ठीक है, अब देखते हैं 1861 का भारत शासित अधिनियम। अब इसके क्या देखते हैं? प्रावधान देखते हैं। इसके कौन कौन से प्रावधान थे, क्या क्या हुआ था, ये समझने। देखिए 1800, यहाँ पर टू द पॉइंट था, यहाँ पर थोड़े सा विस्तार होगा, इसलिए चीजों को पिछले 1773 से लेकर और 1858 तक के सारे अधिनियम दिमाग में एकदम से क्लियर करके रखिएगा। अगर सारे अधिनियम दिमाग में क्लियर होंगे ना आपके, तो ये समझ लीजिएगा कि अब आगे के जो अधिनियम हैं जो कि थोड़े से उलझाऊ होते हैं, क्योंकि कहीं पर केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, कहीं प्रांतीय विधान परिषद, कहीं सदस्यों की संख्या इतनी हो रही, कहीं सदस्यों की संख्या इतनी हो रही, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर पिछले अधिनियम सारे आप क्लियर रखोगे तो यहाँ से आपको अधिनियम को समझने में बहुत अच्छे से सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, अब 1861 का अधिनियम समझते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या, पहला पॉइंट है इसका कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। जब 5 कर दी गई तो पांचवा सदस्य जो था वो किससे संबंधित था? क्योंकि चौथा सदस्य तो विधि से संबंधित था। पांचवा सदस्य जो था वो अनिवार्य रूप से विधि वेत्ता, मतलब कानून का ज्ञाता होना चाहिए। कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य था। ठीक है,
कार्यकारिणी परिषद में सदस्य संख्या पहले 4 थी, अब कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई, लेकिन 5वां सदस्य जो था वो कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य था। कंपलसरी कंडीशन है कि वो उस व्यक्ति ने लॉ को पढ़ा हो, कानून में डिग्री प्राप्त की हो, कानून का व्याख्याता हो, कानून का विशेषज्ञ हो, वही व्यक्ति गवर्नर जनरल कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। गवर्नर जनरल, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल मतलब ब्रिटिश वही वायसराय गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का गठन करने, गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का गठन करने एवं निर्मित प्रांतों में नए प्रांतों का गठन करने एवं निर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। समझ लीजिए ये क्या था। कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, एक सदस्य को बढ़ाकर 5 कर दिए गए, 5वां सदस्य कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य कर दिया गया। अब क्योंकि गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का गठन करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब नए प्रांतों का गठन, नए प्रांतों की सीमा में परिवर्तन, ये वर्तमान समय में किसका कार्य है, नए प्रांतों का गठन करना, नए प्रांतों के क्षेत्र में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना साधारण विधेयक के माध्यम से संसद करती है। ठीक है। अब क्योंकि उस समय संसद तो थी नहीं भारत में, उस समय क्या था, उस समय था आपका बेटा जी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था हमारा, ब्रिटिश अधिकृत भारत था। तो ब्रिटेन की संसद के जो नियम रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वही भारत में, ब्रिटिश अधिकृत भारत में वही फॉलो होंगे। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का गठन करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल कितना भी बड़ा एरिया हो, अगर वो चाहता है कि इसका विकास संभव नहीं हो पा रहा है तो उसे 2 पार्टों में डिवाइडेड कर सकता है। एक नए प्रांत का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। और जो प्रांत हैं, जो उसके प्रांत अधिकार क्षेत्र में हैं, उसमें गवर्नर की नियुक्ति या लेफ्टिनेंट की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब वो गवर्नर नियुक्त कर सकता है, लेफ्टिनेंट नियुक्त कर सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देख लीजिए जो पॉइंट पढ़ाया जा रहा है वो देखिए। भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। मैंने आपको बताया था कि 1858 के एक्ट के तहत एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था और उसकी सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। उस परिषद का नाम था भारत परिषद। अब भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा? भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। ठीक है। अब ये विधायी संस्था क्या है? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा मैनेज करो ना, मैनेज करो। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने बोला ना मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर दे दूंगी। वहां पर तुम कितने भी डीप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछना, कोई भी विषय के पूछ लेना, मैं वहां आंसर दे दूंगी। यहाँ पर जो विषय चल रहा है, जितना चल रहा है उसे पढ़ने का प्रयत्न करो। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भारत परिषद को विधायी संस्था के रूप में क्या कर दिया गया? गठन कर दिया या गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। ठीक है। अब इसे हम हटा दें। अगले प्रावधान क्या है? अगला पॉइंट इसमें यह है
कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्य संख्या न्यूनतम 6, अधिकतम 12। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। बेटा जी, विधान परिषद का कार्यकाल कितना था, कितने समय के लिए सदस्य नियुक्त किए जाते थे? तो ये थे 2 वर्ष के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल की विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 6, अधिकतम 12 कर दी गई। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये विभागीय प्रणाली क्या है। ये पॉइंट चल रहा होगा आपके दिमाग में कि ये विभागीय प्रणाली क्या है। ठीक है, अब विभागीय प्रणाली को समझ लेते हैं। विभागीय प्रणाली क्या है बेटा जी? प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित विभाग, अब इसको आज के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मंत्रिमंडल बनता है वो कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनता है। अब मंत्रिमंडल में प्रत्येक मंत्री के पास एक निश्चित विभाग होता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका पूरा मंत्रिपरिषद है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में आपके 3 प्रकार के मंत्री हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं उप मंत्री और तीसरे हैं राज्य मंत्री। ठीक है, इनके पास कोई विभाग नहीं होता, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। कैबिनेट मंत्रियों के पास पर्टिकुलर अलग अलग विभाग होते हैं या नहीं होते? सपोज करो ये रक्षा विभाग है। ठीक है, ये शिक्षा विभाग है। ठीक है, ये वित्त विभाग है। ठीक है, ये राजस्व विभाग है। ठीक है, ये विद्युत विभाग है। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, न्याय नहीं, ये कानूनी विभाग। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद है, मंत्री कैबिनेट है आपकी। अब ये मंत्रिपरिषद है, इसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। बस इसे ही क्या कहा जाता है? विभागीय प्रणाली। भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की क्या की गई? स्थापना की गई। विभागीय प्रणाली की क्या की गई? स्थापना की गई। क्लियर यहां तक? विभागीय प्रणाली क्या की जाए। अब विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारत में पहली बार मंत्रिमंडल की भी स्थापना की गई। भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि विभाग होंगे तो अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाएंगे, और जब अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाएंगे तो फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली का क्या हो जाएगा? सूत्रपात हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की
या अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा, मैम अध्यादेश क्या है? अध्यादेश अगर आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोचें कि जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो और अटेंडम हमें किसी नियम की या कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब उस समय क्या था, सपोज करो कि ब्रिटेन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई नया नियम नहीं आ रहा है, ठीक है, और भारत में नियम की आवश्यकता है, तो वहां पर गवर्नर जनरल अपनी भारत सचिव और भारत परिषद की सलाह से अध्यादेश को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। क्लियर? यहां तक अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास कर दी गई? गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। ठीक है, एक पॉइंट और है, यह है कि इस अधिनियम में पहली बार भारत में विकेंद्रीकरण लागू किया गया। अब यहां पर दिमाग में चल रहेगा, मैम विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो शब्द हैं, एक शब्द है केंद्रीकरण और एक शब्द है विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण क्या है? जब किसी देश की शासन तंत्र को एक ही बॉडी के द्वारा चलाया जाता है तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है, और जब देश के शासन तंत्र को कई भागों में विभाजित करते हुए कई बॉडियों के द्वारा चलाया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्र का शासन चलाता है, राज्य का सीएम जो है वो राज्य का शासन चलाता है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद अलग होती है और सीएम की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद क्या होती है? अलग होती है। प्रधानमंत्री के राइट्स पूरे देश के लिए होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के राइट्स अपने स्टेट के लिए होते हैं। तो ये कहता है कई बॉडी के द्वारा शासन तंत्र को चलाया जाना। जब कई बॉडी के द्वारा शासन तंत्र को चलाया जाता है तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है, और जब एक ही बॉडी के द्वारा शासन तंत्र को चलाया जाता है तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। क्लियर? यहां तक। अगला पॉइंट क्या है? अब आप कहोगे मैडम यहां पर केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या? क्योंकि भारत सचिव भी कार्य कर रहा था और उसकी मंत्रिपरिषद भी सचिव की परिषद भी कार्य कर रही थी। दूसरा, गवर्नर जनरल भी कार्य कर रहा था, ठीक है, और उसकी परिषद भी कार्य कर रही थी। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना भी हो गई थी और प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषद भी कार्य कर रही थी। तो बंगाल के लिए अलग प्रांतीय विधान परिषद थी, मद्रास के लिए अलग प्रांतीय विधान परिषद थी, उड़ीसा के लिए अलग प्रांतीय विधान परिषद थी, बंबई के लिए अलग प्रांतीय विधान परिषद थी। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर विकेंद्रीकरण की नीति को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, तो ये था आपका 1861 का भारत शासित अधिनियम। क्लियर हुआ यहाँ तक? समय हो गया क्या सर? 5 मिनट और है। ठीक है, तो ये था 1861 का भारत शासित अधिनियम। अगर क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, नहीं तो फिर हम इसे हटाते हैं। ठीक है, अगला है, छोटा सा है, कुछ एक पॉइंट है केवल। 1873 का भारत शासित अधिनियम। केवल इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक पॉइंट है। क्या है? 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 को
ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक है, बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में ये बना हुआ है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को भंग किया गया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो 1873 के अधिनियम के तहत, और कंपनी को कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कंपनी को भंग कब किया गया, तो 73 के अधिनियम के तहत किया गया। कंपनी भंग कब की गई, तो 1 जनवरी 1884 को कंपनी भंग कर दी गई। क्लियर यहाँ तक। एक पॉइंट और है, अगला है शाही उपाधि अधिनियम। कब लाया गया था, ये लाया गया था 1876 में। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लाया गया था। 2 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि कार्यकारिणी परिषद में पांच के स्थान पर 6 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में 5 के स्थान पर कितने सदस्य कर दिए गए, 6 सदस्य कर दिए गए। और जो 6वां सदस्य था वो किससे संबंधित था, वो बेटा लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग से संबंधित था। मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो 5वां सदस्य था वो कंपलसरी रूप से कानून का ज्ञाता था, विधिवेत्ता होना चाहिए, और जो 6वां सदस्य जोड़ा गया वो लोक निर्माण विभाग से होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग इन द सेंस पीडब्ल्यूडी से होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। एक पॉइंट और है यहाँ पर, वो पॉइंट है 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब भारत की महारानी कौन है, अब भारत की महारानी कौन है, महारानी विक्टोरिया है। भारत की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, शाही उपाधि अधिनियम के तहत। शाही उपाधि अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1876 में। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया। ठीक है, अगला है आपका 1892 का भारत शासित अधिनियम, जो कि होगा आपका कल। 1892 का भारत शासित अधिनियम, क्योंकि 1892 का भारत शासित अधिनियम थोड़ा बड़ा है, उसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। एक तो भारतीयों में एकता आ गई थी, राष्ट्रीयता हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। एक बिल आया हुआ था, वो था इलवर्ट बिल विवाद। ठीक है, तो ये डिस्कशन का मुद्दा है कि इलवर्ट बिल विवाद में क्या था, कांग्रेस की स्थापना से अधिनियम लाने में क्या समस्या थी, और भारतीयों में राष्ट्रीयता कैसे आई। ये 3 पॉइंट जो हैं वो डिस्कशन का मुद्दा है, इसलिए इस अधिनियम को हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के जितने अधिनियम हैं फिर से देख लीजिए। एक नज़र में 1857 का मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद 1873 का पढ़ाया, उसके बाद 1876 का पढ़ाया। ये सारे अधिनियम जो हैं वो कल आप कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, कल इन्हीं अधिनियम पर सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो कि आपको जिसका कि आंसर देना पड़ेगा। देखिए, जो लोग आंसर सही दे रहे हैं वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो लोग आंसर गलत दे रहे हैं, तो पहला पॉइंट, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़ रहे हो, ये मिस्टेक हो रही है। दूसरा पॉइंट, आप घर पे स्टडी नहीं कर रहे हो, दूसरी मिस्टेक हो रही है। अगर यही लापरवाही चलती रही तो पीएससी क्रॉस करने के सपने छोड़ दीजिएगा। ठीक है, संभव ही नहीं है कि ऐसे पीएससी क्रॉस हो जाएगी आपकी। समझ में आया? तो फिर अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। अगर अपने आप से बेईमानी करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। इसलिए किसी और से बेईमानी करो, चल जाता है, लेकिन अपने आप से कभी बेईमानी मत करो। ईमानदारी से स्टडी करो, ईमानदारी से नोट्स बनाओ और ईमानदारी से पढ़ाई करो। ठीक है,
इसीलिए हम सुबह सबसे पहले आपको मतलब 10 क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि आपका पिछले डे का जो पढ़ाया हुआ है वो आपका रिवीजन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में तो टीचर सामने रहता है तो तुम्हें डर भी रहता है, ऑनलाइन में तो कम से कम इंजॉयमेंट के साथ आप स्टडी कर रहे हो, तो ऑनलाइन तो आपके लिए और भी अच्छा है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो। और अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो कोई भी क्लास कितनी भी इम्पोर्टेंट हो वो आपके लिए मायने नहीं रखती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।